यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता था। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मेरा उससे ज़्यादा नंबर आ जाए, तो इसलिए एक हेल्दी कंपटीशन क्लास में बनता था। काफ़ी बार फेलियर्स होंगे, आपको उनसे गुजरना पड़ेगा, लेकिन फाइनली आपको अपने गोल्स पे डेडिकेटेडली चलते रहना है, आपको फाइनली सक्सेस मिलेगा ही। और मेरा खुद का सेल्फ मोटिवेशन भी था कि मुझे अपने गोल को अचीव करना ही है, तो डेडिकेशन ही था जो कि फाइनली मुझे गोल तक अचीव करने में मदद किया। सेल्फ डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें अपने अंदर ये इंटरनल मोटिवेशन तो रहना ही चाहिए कि अगर मुझे अपने गोल को अचीव करना है तो आज मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके मुझे अपना गोल मिल पाएगा। जो लोग सोशल मीडिया करते हैं वो दिन में अपने 5 से 6 घंटा आराम से अपना बर्बाद करते ही सही, तो उनसे बचने के लिए आपको अपने गोल की तरफ देखना चाहिए कि सोशल मीडिया से पूरा दूर होना चाहिए। आप जो क्वेश्चंस कर पा रहे हो उनको ढंग से पढ़िए, क्योंकि आप जो कर पा रहे हैं उसको ही आप ढंग से नहीं पढ़ के जल्दी पढ़ेंगे तो वही क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे, तो उसका आपको बहुत बार रिग्रेट भी होता है कि मुझे जो क्वेश्चन आता था वही मैंने गलत कर दिया। हर एक क्वेश्चन को डेप्थ में अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जेई एडवांस में काफी एक हिडन इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन के अंदर होते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ना जरूरी है। जेई का जर्नी टफ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका जो रिजल्ट मिलता है वो इतना ही हैप्पी होता है और स्वीट होता है। जेई एडवांस सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, ये टेस्ट होता है आपके पेशेंस का, कंसिस्टेंसी का और डिसिप्लिन का। हेलो एवरीवन, आई एम खुशी पारिक एंड वेलकम टू टॉपर्स टॉक शो, जहां टॉपर्स हमें उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं जो स्कोर कार्ड्स में दिखाई नहीं देते। ऐसे ही आज मेरे साथ हैं ब्रिलियंट जेई एडवांस टॉपर्स, वायरल ट्विन ब्रदर्स मारूफ एंड मसरूर, जो हमें अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाले हैं। So without wasting any time, let's welcome Maroof and Masroor. Many congratulations to both of थैंक you. यू मैम। कैसा लग रहा है दोनों को, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल की है? काफ़ी अच्छा फीलिंग है, क्योंकि पहली बार जब रिजल्ट्स दिखे थे तो रिजल्ट्स वर एक्सपेक्टेड किए, क्योंकि टेस्ट में भी ऐसे ही नंबर आ रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे एक्सपेक्टेशन था उसी के अकॉर्डिंग नंबर्स आए हैं। अच्छा, तो फैमिली में कैसा माहौल था जिस दिन रिजल्ट आया, आपने देखा तो किसके कैसे रिएक्शंस मिले आपको? तो मम्मी और पापा से तो ऑब्वियसली अच्छा ही रिएक्शंस मिला, उन्होंने काफ़ी प्रेज भी किया कि काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हो और आगे भी ऐसे लाइफ में अच्छा ही करोगे। ग्रेट। यस मसरूर? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मम्मी और पापा ने प्रेज किया कि ऐसे ही और भी लाइफ में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे इसी तरह ही क्रैक करना है। डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन से अपने टारगेट को क्रैक करना। वंडरफुल। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँ, रेयर केस होता है जब ट्विन साथ में एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जेई मेन आप लोगों ने क्रैक किया, उसमें सेम परसेंटाइल था आपका, उसके बाद जेई एडवांस की साथ में तैयारी की, उसे क्रैक किया और अब साथ ही में आईआईटी जाने वाले हो। तो कौन से आईआईटी का सपना है आपका, कौन सी ब्रांच आपने सोच के रखी, क्या वो भी सेम है दोनों की? जी सेम ही है दोनों का, दोनों ही कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, तो आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मद्रास जो भी बेस्ट होगा उसमें जाना प्रेफर करेंगे। वंडरफुल। और मेरा भी सेम ही प्रेफरेंस है, ये हम लोग दोनों सेम ही आईआईटी से कंटिन्यू करेंगे एडुकेशन। ओके। तो कैसी रही प्रिपरेशन जर्नी, क्योंकि दोनों ने साथ में तैयारी की है 3 साल, 10th में आप कोटा आ गए थे, राइट? तो कैसी रही जर्नी? तो जर्नी तो अच्छी भी रही है, काफ़ी मुश्किल भी बीच में आए हैं, मतलब जैसे कभी टेस्ट में थोड़े नंबर कम आ जा रहे थे, तो उस वक्त भी टीचर्स के साथ असिस्टेंट लिए थे कि टीचर से बात भी किए थे, उनसे डाउट्स भी क्लियर किए थे, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेशन किया, तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले ही हैं इस जर्नी में, तो उनका भी साथ रहा है। और साथ ही साथ पेरेंट्स भी हमेशा मोटिवेटेड करते रहे, तो हमेशा गोल के प्रति डेडिकेशन भी था, तो फाइनली इस गोल को अचीव कर पाए। वंडरफुल। मसरूर, क्योंकि आप दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे तो प्रिपरेशन आई थिंक ईजी हो गई होगी। जो चीज़ आपको नहीं आ रही थी वो आपको मारूफ ने बताई होगी, जो मारूफ नहीं कर पा रहे थे उसमें आप डेफिनेटली उनको हेल्प करते होंगे। तो कैसी बॉन्डिंग रही इस पूरी जर्नी में आप दोनों की?
एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट था, दोनों एक दूसरे को हेल्दी कंपटीशन देते थे। कभी इसका मार्क ज़्यादा आता था, कभी मेरा मार्क ज़्यादा आता था, तो दोनों ही एक दूसरे को एनकरेज करते थे कि और इम्प्रूव करना, और दोनों को ही बेहतर मार्क्स स्कोर करने अगले एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही मुझे कुछ कुछ टॉपिक्स जो डाउट होते थे ये मुझे बता देता था, और इसका जो वीक टॉपिक्स था मैं क्लियर कर देता था। तो इसी तरह दोनों के जो वीक टॉपिक्स थे एक साथ ही क्लियर हो गए, और एक साथ ही सेम स्टडी टेबल में वो बैठ के पढ़ते थे। तो इसका यह भी फ़ायदा रहता था कि जो कॉमन डाउट्स आते थे वो एक साथ ही क्लियर हो जाते थे, तो टीचर से ज़्यादा पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। तो और यह भी है कि जो भी डाउट्स हैं मन में वो पूछ सकते हो अपने भाई से। तो एक ब्रदरली एटीट्यूड भी रहता था एक दूसरे के तरफ, तो ये बहुत हेल्प करता है जेई प्रिपरेशन में। तो पढ़ाई के वक्त ब्रदरली एटीट्यूड ज़्यादा होता था या एक हेल्दी कंपटीशन में एक ऐसे क्लासमेट वाली फीलिंग ज़्यादा रहती थी, क्या रहता था? पढ़ाई के वक्त तो ब्रदरली एटीट्यूड कम रहता था, थोड़ा कंपटीशन एनवायरनमेंट ज़्यादा रहता था, क्योंकि दोनों को ही अच्छा स्कोर करना है, तो दोनों चाहते थे कि मेरा उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाए। तो इस प्रकार से थोड़ा कंपटीशन एनवायरनमेंट रहता था, जिससे दोनों का ही ग्रोथ हो पाया। यस मारूफ। तो मेनली वही पढ़ाई के वक्त कंपटीशन तो रहता ही था। जैसे कुछ क्वेश्चंस में मैं उससे ज़्यादा फास्ट करने का कोशिश करता था, तो टाइम मैनर में ज़्यादा अच्छे कर पाए, तो उसका रहता था। लेकिन साथ ही साथ जो भी डाउट्स आते थे वो भी लास्ट में एक साथ ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन उस 15-20 क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट कर लिए, उसके बाद फिर दोनों का आपस में जो भी डाउट्स थे वो भी एक साथ क्लियर करते थे। तो फाइनली ब्रदरली एटीट्यूड भी थोड़ा रहता था, लेकिन ज़्यादा कंपटीशन का एटीट्यूड ही था। ग्रेट। अच्छा, क्योंकि दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे, दोनों का स्टडी रूटीन ऑलमोस्ट सेम था, तो कभी ऐसा होता था किसी एक का मन नहीं है आज पढ़ने का, या फिर उस पर्टिकुलर आवर में आपको कुछ और करना है, दूसरा कभी मोटिवेट करता था या साथ में कि ठीक है जो तुम्हें मन है अभी हम वो कर लेते हैं? क्या आपका बैलेंस रहता था इसमें? एक दूसरे को एनकरेज करते थे कि आज का जो गोल सेट किए उसको ख़त्म करना, उसके बाद ही सोना। तो ऐसा रहता था कि जो भी थोड़ा सा मतलब जल्दी सोने जाना आना चाहता था, उसको हाँ, थोड़ा रोक के बोलते थे कि आज ख़त्म करना है, तो दोनों एक साथ ख़त्म करते थे गोल, उसके बाद ही एक साथ सोने जाते थे। दैट्स सो ग्रेट। और स्टडी रूटीन के बारे में क्या बताओगे? मतलब काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो लगातार 12, 14 या 16 आवर्स की लॉन्ग सिटिंग देके पढ़ाई करते हैं, तो ये मिथ है या फिर किसी हद तक ये रियलिटी है? मतलब आपका स्टडी रूटीन क्या रहता था दोनों का? ये तो मतलब मिथ ही है, क्योंकि आप कभी भी एक साथ एक सिटिंग में ही 3 से 4 घंटे मैक्सिमम दे सकते हैं, उसके बाद आपको कभी उठना ही पड़ता है। क्योंकि आप एक साथ जब बैठते हैं तो आपको कुछ स्टैटिक स्ट्रेन भी हो जाता है, कभी आँख में कुछ दर्द भी हो जाता है कि इतना देर बैठे रहे। तो उसके लिए आप 10 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप आराम से फिर से फ्रेश हो जाइए, फिर से अगेन फिर से पढ़ाई शुरू करिए। क्योंकि ब्रेक में पढ़ाई करने से ये भी फ़ायदा है कि जो आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर फोकस भी ज़्यादा रहेगा। एक साथ ही पूरा पढ़ाई करें तो बीच बीच में फोकस भी ब्रेक हो जाता है, आप कभी दूसरी चीज़ों के ऊपर कभी आपका ध्यान चला जाता है। तो ब्रेक दे के पढ़ाई करिए, और ऐसा नहीं है कि आपको लंबे घंटे तक पढ़ना है, 12-14 घंटा। अगर आप 8-10 घंटे भी अगर दिन में अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करते हैं और आपके जो वीक पॉइंट्स है उनको सब कवर करते हैं, तो वो 12-14 घंटा का पढ़ाई से काफ़ी बेटर होता है। आपको काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लैरिटी होते हैं, और साथ ही साथ आपका जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर होता है। तो 12-14 घंटा एक साथ लॉन्ग सिटिंग करना वो ऐसे भी अगर हेल्थ के लिए भी डिफ़िकल्ट है, और साथ ही साथ पढ़ाई के लिए कॉन्सेप्ट भी इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो 8-10 घंटा पढ़ाई कीजिए और पूरा फुल फोकस से पढ़ाई कीजिए, वो बेटर है। तो मसरूर, आपकी भी सेम अप्रोच रहती थी टुवर्ड्स योर स्टडी रूटीन? हाँ, मेरा भी सेम अप्रोच रहता था कि मैं जैसे ही 3 घंटा हो गया उसके बाद 10-20 मिनट का ब्रेक्स ले लेता था, जिससे मेरा फोकस वापस आ जाता था पढ़ाई में, फिर मैं कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करता था। और इसी तरह जो ब्रेक जो मैं लेता था उसमें थोड़ा जो कभी बॉल कैच कैच कर लिया, काउंट कर लिया, तो इससे वापस से फोकस में आ जाते थे। नहीं तो 3 घंटे के बाद एक साथ पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, पढ़ाई में ठीक से फोकस नहीं होता। और ब्रेक्स लेने से रिटेंशन पावर भी अच्छा हो जाता, आप ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज़ कर पाते, और हम लोग को जो पढ़ाई करना है उसको लॉन्ग टर्म तक मेमोराइज़ करके रखना है, तो इसके लिए ब्रेक्स ले लेके पढ़ना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो उस ब्रेक में जैसे कि मुझे मसरूर ने बताया वो बॉल कैचिंग करते थे या डिस्ट्रैक्ट करते थे ताकि वापस से वो पेस बन पाए। मारूफ, आप क्या करते थे? लाइक वो जो स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी मैं कहूँ उसमें आप क्या किया करते थे? तो मैं तो मोस्ट प्रोबेबली मसरूर के साथ जो कैच करते थे उसको ही बॉल वापस से अच्छा, कैच उसमें करता था। पार्टनरशिप आपकी होती पार्टनरशिप थी। हम दोनों की एक साथ ओके। रहती थी। और हम लोग कभी कभी बीच में टेबल टेनिस भी खेल लिया करते थे, तो उससे भी अच्छा एक्टिविटी हो जाता था। ग्रेट। अच्छा, बैकलॉग्स के बारे में क्या कहोगे? क्योंकि सारे जितने भी एस्पिरेंट्स रहते हैं मतलब उनकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स पाइल अप हो जाते हैं, तो उसको कैसे कवर किया आप लोगों ने? मतलब मैंने तो वीकली बैकलॉग्स के लिए ऐसा किया था कि आपका जो जिस दिन हॉलीडे, मतलब संडे हमारा हॉलीडे रहता था, तो उस दिन आपने 7-8 घंटे अपने जो स्टडी के जो होमवर्क थे उनको क्लियर कर लिए, और बाकी जो आप अपना टाइम, अपना जो वीक का जो बैकलॉग है उसको पूरा क्लियर करिए। क्योंकि आप एक दिन का जो बैकलॉग है उस दिन कवर नहीं कर पाएंगे, कि आपका करंट होमवर्क भी चल रहा होगा, तो करंट होमवर्क भी आपको करना होगा। तो ऐसे जिस दिन हॉलीडे मिल रहा है उस दिन आप एक्स्ट्रा थोड़ा आवर स्टडी कर लीजिए, उस दिन अपना बैकलॉग क्लियर कर लीजिए। क्योंकि 1-2 महीने का एक साथ अब बैकलॉग पाइल अप हो जाता है तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है कि इतना सारे बैकलॉग्स कैसे करूँ। तो आप हर हफ्ते एक हफ्ते का बैकलॉग क्लियर करते जाइए, तो इससे बैकलॉग पाइल अप भी नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका जो करंट होमवर्क है वो भी नहीं छूटेगा। ओके। मसरूर, आपसे पूछना चाहूँगी मैं, कभी ऐसा हुआ कि बैलेंस नहीं बन पाया? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बैकलॉग कम है और उनका ज़्यादा हुआ तो देयर माइट बी अ डिफरेंस इन योर स्टडी रूटीन, इन योर अप्रोच, या फिर जैसे जेई मेन के परसेंटाइल है, आपके मार्क्स है, हर चीज़ सेम ही रही थ्रू आउट द जर्नी? हाँ, थ्रू आउट दी रनी सेम स्टडी रूटीन था, तो बैकलॉग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनता था, तो सेम स्टडी रूटीन से काम चल जाता था। और जो बैकलॉग है उसके लिए टीचर से भी कंसल्ट कर सकते, तो टीचर भी आपको मेथड बोलेंगे कि कैसे अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर सकते करंट होमवर्क के साथ। तो टीचर से बात करते रहिए, तो उससे बैकलॉग जो है वो ठीक से क्लियर हो जाता है प्रॉपर तरीके से, तो उनका गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ग्रेट। जैसे कि आपने मेंशन किया, टीचर्स से रेगुलर कांटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, एकेडमिक वे में भी और नॉन एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी। तो आपकी अपने टीचर्स के साथ कैसी बॉन्डिंग थी? या मैं कहूँ एलन के जो टीचर्स हैं वो आपके मेंटर भी रहे होंगे डेफिनेटली, तो कैसा रहा वो इक्वेशन आपका, और उसने कैसे हेल्प किया इस पूरी जर्नी में? एलन के जो टीचर थे वो एज अ गाइड भी थे और एक मेंटर भी थे, तो वो आपको जो एकेडमिक वे में जो सपोर्ट चाहिए, जो डाउट है वो तो क्लियर करते ही थे, और ऐसे भी बताते थे कि आपको अपना जो रेगुलर रूटीन है उसको कैसे बैलेंस करना है। मतलब खेलना भी ज़रूरी है और पढ़ाई करना दोनों ज़रूरी है, क्योंकि अगर खेलेंगे नहीं तो ऐसे ही पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्रॉपरली कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा। तो खेलना और पढ़ाई को कैसे बैलेंस करना है, और जो नॉन एकेडमिक जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल स्ट्रेस जो होता था, तो उसके लिए भी आप अपने टीचर्स को पूछ सकते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि कैसे अपने मेंटल स्ट्रेस को हटाना है, कैसे अपना जो प्रेशर है उसको रिलीव करना है। तो टीचर एज गाइड और मेंटर और फ्रेंडली एटीट्यूड भी उनका रहता था, तो बीच बीच में मस्ती भी करते थे टीचर क्लास में, तो उससे हेल्प होता था बहुत। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, मुझे मस्ती से याद आ रहा है, कि आपने टीचर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैंक किया हो अपने ट्विन्स होने को लेकर, कि एक दूसरे का नाम एक दूसरे पे डाल दिया, या उनके साथ फन कर लिया, कंफ्यूज कर दिया उन्हें? कुछ हुआ है ऐसा हाँ, इंस्टेंस? ऐसा इंस्टेंस हुआ है। मतलब जब मैंने कुछ गलती नहीं किया था, पर मसरूर ने सेम चीज़ की थी। मतलब मसरूर एक दिन होमवर्क करके नहीं लाया था, पर मैंने किया था। तो टीचर को मैंने अपना कॉपी दिखा दिया, लेकिन टीचर को के लिए उसका नाम चेंज कर दिया था पहले से ही मसरूर ने। तो मसरूर का नाम नहीं आया, मेरा ही नाम आ गया, तो फिर मुझे ही डांट पड़ गई। आपने कभी किया ऐसा प्रैंक उनके साथ? हाँ, ऐसा किया है। मतलब अगर पापा को जूस का बोतल चाहिए था, तो मैंने जूस का बॉटल पापा को नहीं देने का जगह इसने पापा को दे दिया जूस का बॉटल। तो फिर मैंने इसको साइड में हटा के मैंने बोला कि मैंने ही दिया है, तो इसका नाम सामने नहीं आया, लेकिन इसने एक्चुअली काम किया था। ओके, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे आपके पास, राइट? हाँ। अच्छा, जैसे मैं क्लास की बात करूँ तो कैसा एनवायरनमेंट था यहाँ की क्लासेस का? फ्रेंड्स आप लोग के डेफिनेटली बने होंगे, तो हेल्दी कंपटीशन रहा हमेशा, या फिर लाइक थोड़ा सा होता है ना, इसके मार्क्स ज़्यादा आ गए
मुझे उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है? कैसा इक्वेशन था आपका यहाँ पे लोगों के साथ? यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता था। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मेरा उससे ज़्यादा नंबर आ जाए, तो इसलिए एक हेल्दी कंपटीशन क्लास में बनता था। सब नए मेथड्स देते थे क्वेश्चन को, मतलब एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स मिल जाते थे, तो उससे भी हेल्प होता था, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सा मेथड एग्जाम में आपको स्ट्राइक करेगा। तो एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल मेथड जानने का ये फ़ायदा होता है। और ये इससे यह भी पता चलता है कि आपको एग्जाम में यह मेथड याद आना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो हर एक स्टूडेंट का अपना थॉट प्रोसेस होता था, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना देता था कि सारे को अच्छा करना है, तो एक साथ ही सबका ग्रोथ होता था। और सारे बच्चे अपने शेर के बादशाह होते, तो आगे जैसे ही बढ़ते हैं, तो अगर सारे स्टूडेंट अपना थॉट प्रोसेस, अपना थिंकिंग स्किल्स एग्जिबिट करते हैं, तो उससे हेल्प होता है। हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली सबका वीक पॉइंट होता है, तो वो दोस्तों से क्लियर हो जाता है। ओके मारूफ, आपसे पूछना चाहूँगी, पूरी जर्नी क्योंकि अप्स एंड डाउन से भरी हुई होती है, तो जब लो होते थे आप या फिर अंडर कॉन्फिडेंट फील करते थे, उस टाइम पे किससे आप बात करते थे या कैसे उस चीज़ को आप वापस बिल्ड करते थे? तो सबसे पहले तो मतलब जब लो मार्क्स आते थे या बर्नआउट फीलिंग करते थे, तो अब टीचर से कंसल्ट करते थे, तो उनका एडवाइस सुनते थे, वो भी काफ़ी मोटिवेट करते थे। फिर पेरेंट्स से भी बात करते थे, पेरेंट्स भी काफ़ी मोटिवेट करते थे। मतलब कि काफ़ी बार फेलियर्स होंगे, आपको उनसे गुजरना पड़ेगा, लेकिन फाइनली आपको अपने गोल्स पे डेडिकेटेडली चलते रहना है, आपको फाइनली सक्सेस मिलेगा ही। और फिर फ्रेंड्स से भी बात की, तो फ्रेंड्स भी काफ़ी मोटिवेटेड रखते थे, और मेरा खुद का सेल्फ मोटिवेशन भी था कि मुझे अपने गोल को अचीव करना ही है, तो डेडिकेशन ही था जो कि फाइनली मुझे गोल तक अचीव करने में मदद किया। ऑलराइट, आप क्या कहोगे मसरूर इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि सेल्फ डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूअसली 3 साल तक आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपका गोल अचीव होगा। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, इसके लिए आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। टीचर आपके गाइड भी है, मेंटर भी है, वो हमेशा 24/7 अवेलेबल रहते हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं कैसे अपना डेली रूटीन को चेंज करूं, मॉडिफाई करूं, जिससे मेरा जो प्रिपरेशन है वो और एनहांस हो। और हमें अपने अंदर ये इंटरनल मोटिवेशन तो रहना ही चाहिए कि अगर मुझे अपने गोल को अचीव करना है, तो आज मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके मुझे अपना गोल मिल पाएगा। यस। अच्छा, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब उनको छोटे से छोटे डाउट क्लास में पूछने पड़ते हैं। लाइक दे आर लाइक, पूछूं या नहीं पूछूं, टीचर क्या सोचेंगे, मेरे फेलो एस्पिरेंट्स मेरे लिए क्या सोचेंगे। तो उस चीज़ को क्या आपने भी कभी फेस किया, या आप जो भी डाउट होता था वो क्लास में पूछ लिया करते थे? हाँ, मैंने जो मेरे भी ऐसे डाउट्स आते थे कि इसको क्लास में पूछूं या ना पूछूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने डाउट को आज रख लिया, तो कल मुझे वही डाउट फिर से परेशान करेगा। तो इसलिए आज ही एक साथ सारे डाउट टीचर से पूछ लेता था, कभी घबराता नहीं था कि अगर ज़्यादा डाउट पूछ ले तो क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक बार डांट लेंगे, तो डांटने के बाद आपको वो जो डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप उस डाउट का जो सलूशन है उसको और कभी भूलेंगे नहीं, तो और कभी गलत नहीं होगा। तो इससे डबल फ़ायदा मिल जाता है। तो इससे जो भी डाउट होना अपने मन में आते, सब कुछ पूछ लेना चाहिए टीचर से। मारूफ, आप क्या करते थे डाउट्स के लिए? लाइक खुद उसको पहले सॉल्व करते थे दोनों आपस में बैठ के, या फ्रेंड से पूछते थे, या डायरेक्ट क्लास में जाके आप पूछ लेते थे? तो पहले तो मैं मस्टूर के साथ डिस्कस कर ही लेता था वो जो डाउट्स जो भी मेरा था, फिर फ्रेंड्स से भी पूछता था। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता था, तो मैं फाइनली टीचर से पूछ ही लिया करता था, क्योंकि डाउट्स पाइल अप करते रहने से आपका खुद ही नुकसान है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आपको पूछ लेना चाहिए, टीचर से बिल्कुल फ्रैंक रहना चाहिए, हर जो भी डाउट है वो पूछना चाहिए, क्योंकि फाइनली वो जो डाउट है अगर वो फिर फाइनल एग्ज़ाम में आ गया, तो फिर आपको फिर से नहीं बनेगा, आप फिर से उसमें ही फंसे रह जाएंगे। तो एक दिन आप डांट खा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको और अच्छे से डाउट क्लियर हो जाता है। तो आप डाउट्स पाइल अप मत करिए, आराम से पूछिए टीचर से। ओके, क्योंकि टीचर्स, प्रिपरेशन, डाउट्स, हम सारी एकेडमिक चीज़ों की बात करें तो सबसे बड़ा जो बच्चों का क्वेश्चन रहता है वो होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट।
एंड एंजाइटी मैनेजमेंट। तो जब उनको लो फेज में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसी टिप्स हैं जो आप देना चाहोगे उनको, कैसे वो फिर से मोटिवेट हो सकते हैं? पहले तो खेलना चाहिए। अगर स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है तो खेलना चाहिए, उससे थोड़ा माइंड हल्का हो जाता है। फिर अगर ज़्यादा स्ट्रेस है तो फिर अपने टीचर्स से पूछना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो टीचर्स अच्छे से बताते हैं कि अगर तुम्हें लो लग रहा है, तुम पढ़ाई करना भी छोड़ो, अभी तुम खेलो। उसके बाद फिर टीचर से फिर बताते हैं कि आपको अगर जो भी डाउट है वो क्लास में आप पूछ सकते हो, अलग से टाइम लेके पूछ सकते हो, हम तुमको समझा देंगे। तो उससे एक मन मन हल्का हो जाता है कि टीचर जो है वो सपोर्टिव है, थोड़ा हेल्प कर रहे हैं हमारा। तो उससे उससे स्ट्रेस रिलीव होता है। और हमारा जो मेंटल हेल्थ है इसको अच्छा रखने के लिए हमें पढ़ाई और खेलना दोनों को एक साथ बैलेंस करना चाहिए। ये जो बैलेंस अगर अच्छे से मेंटेन रहेगा तो हम खुशी खुशी पढ़ सकते हैं। और हमारा जो भी डाउट है टीचर से पूछना चाहिए, और टीचर को एज अ फ्रेंड समझना चाहिए, और उनसे जो भी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम है शेयर करना चाहिए। अच्छा, इस पूरी जर्नी में बहुत बच्चे एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं, सोशल मीडिया से कैसे वो डिस्ट्रैक्टेड रहे। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, क्या आप लोग सोशल मीडिया पे थे, या फिर अगर नहीं थे तो आपने उसको कैसे, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल किया या कैसे उसे बैलेंस किया, मैं कहूँ, इस पूरी जर्नी में? तो सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन ही सही, क्योंकि अगर आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है अपने गोल के तरफ, तो आप खुद से ही अपने सोशल मीडिया को आप हटाना शुरू कर देते। और मैं पहले से ही कोई हैकर सोशल मीडिया पे था भी नहीं, क्योंकि मैं फुल्ली डेडिकेटेड था अपने गोल के तरफ। क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया करते वो दिन में अपने 5 से 6 घंटा आराम से अपना बर्बाद करते ही सही। तो उनसे बचने के लिए आपको अपने गोल की तरफ देखना चाहिए, तो सोशल मीडिया से पूरा दूर होना चाहिए। सोशल मीडिया अगर आपको को चाहिए तो आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर आप सोशल मीडिया लेंगे तो आप अपने गोल से काफ़ी कदम दूर हो जा रहे हैं। तो उसको हटाने के लिए आपको सोशल मीडिया जैसे बड़े डिस्ट्रैक्शन से दूर ही रहना चाहिए। मसरूर, आप क्या बोलोगे, कैसे आपने इस डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखा? सबसे पहले मैं सोशल मीडिया पे हुई नहीं, तो इसलिए मैं सोशल मीडिया के बारे में और कभी सोचता भी नहीं था कि सोशल मीडिया करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपने गोल के तरफ डेडिकेटेड हूँ, डिटरमाइंड हूँ, तो सोशल मीडिया जैसा डिस्ट्रैक्शन परेशान नहीं कर सकता है। तो आपको अपने गोल के तरफ डिटरमाइंड डेडिकेटेड रहना चाहिए, और अपने हमेशा जब भी आपको सोशल मीडिया याद आए तो अपने गोल के तरफ देखना चाहिए। तो आप सोशल मीडिया करना अपने आप बंद कर देंगे। ओके। नोट्स बनाने की क्या अप्रोच रहती थी आप लोगों की, क्योंकि नोट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रिपरेशन जर्नी में, वो भी इतने बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो कोई आइडल वे है नोट्स बनाने का जो आप बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को? तो जैसे 1 हफ्ते के टीचर्स जो भी बता दिया वो आपने कॉपी में नोट कर दिया, तो उसके बाद आप एक शॉर्ट समरी या शॉर्ट नोट बना लीजिए उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का जो कि आपके टेस्ट में आ सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को आप अलग से नोट कर लेंगे, तो जब टेस्ट के पहले आपको रिव्यू करना होगा तो आपको पूरा फुल जो टीचर पढ़ाए वो पूरा नहीं देखना पड़ेगा। आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो आपने बनाए शॉर्ट नोट्स उनको देख के ही वापस रिवाइज करके जा सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलेस भी होते हैं, उनको आप अलग से नोट करके एक फार्मूला हैंडबुक का तरह बना लीजिए। उसमें आप जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है उसका एक लिस्ट डाउन कर लीजिए। तो उससे आपको फार्मूलाज पूरा देखने का जगह सिर्फ आप वो जो नोटबुक में आपने बनाया है बस वही फार्मूला देख लेंगे, तो टेस्ट से पहले आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा फार्मूलाज का भी, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट नोट्स आपने बनाए। ऑलराइट। अब एग्ज़ाम डे के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उस दिन क्या फीलिंग थी, मतलब कैसा लगा जब एग्ज़ाम सेंटर पे दोनों गए और क्या फील कर रहे थे? एंग्जाइटी और नर्वसनेस तो था, क्योंकि पहली बार जेई एडवांस्ड का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। लेकिन फिर अपने माइंड को कूल किया, काम किया कि अगर हम अपने माइंड को फ्रस्ट्रेट करेंगे तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, सिली मिस्टेक्स हो जाएंगे। तो अपने माइंड को कूल किया, काम किया, और फिर सोचा ध्यान से कि मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं एग्ज़ाम के पहले। तो मैंने भी मेडिटेशन किया। तो मेडिटेशन से मेरा थोड़ा ब्रीदिंग जो अब नॉर्मल हो रहा था वो ठीक हो गया। उसके बाद मैंने काम और जेंटल वे में एग्ज़ाम को अप्रोच किया। यस मारूफ।
मैंने भी पहले तो नर्वसनेस, एक टेंशन था ही सही एग्ज़ाम से पहले, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते ही मैंने सोचा कि ज़्यादा नर्वसनेस होने से भी सिली मिस्टेक्स, एरर्स और बढ़ेंगे और एग्ज़ाम और ख़राब होने के चांसेस है। तो मैंने अपने आप को काम करने का कोशिश किया, कुछ जैसे मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस किया, तो उससे माइंड कूल हो गया, टेंशन फ्री हो गया और फिर मैं आराम से एग्ज़ाम दे पाया। वंडरफुल। तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा? क्योंकि एलन के भी आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे बिफोर द डे जेई एडवांस एग्जाम, तो क्या उन मॉक टेस्ट की आपको हेल्प मिली टाइम मैनेजमेंट में एंड अदर पर्सपेक्टिव्स में? हाँ, मॉक टेस्ट से मुझे बहुत हेल्प मिला टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्रेफरेंस इससे सिलेक्ट हो जाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना। जैसे मेरा केमिस्ट्री देन फिजिक्स देन मैथ था, तो ये आपको मॉक टेस्ट के वक्त ही आपको डिसाइड हो जाता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ऑर्डर में आप करेंगे, और आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आपको कौन से पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले आपको इजी क्वेश्चंस करने, उसके बाद आपने जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन है आप वो फिर करते, और उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू के बाद आपके जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए पहले बार में, वो आप ट्राई करते। तो इससे आपका जो स्ट्रैटेजी है वो सेट हो जाता है फाइनल डे के लिए, आप कि क्या कैसे आप एग्जाम में प्लान करेंगे अपने क्वेश्चंस को। जैसे कि मसरून ने मुझे बताया कि सिली मिस्टेक्स होने का डर रहता है, तो टेम्परामेंट आपको मेंटेन करके रखना चाहिए एंड लास्ट में आपको क्वेश्चंस को फिर से चेक करना है। तो मारूफ, आपने कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स की जिसका बाद में आपको रिग्रेट हुआ, या फिर आप बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि ये सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है? मतलब काफ़ी बार आप जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो टाइम प्रेशर के कारण आप काफ़ी बार जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, तो उससे काफ़ी बार आपके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस रहते हैं वो आप क्वेश्चन में पढ़ना ही भूल जाते हैं। तो उससे काफ़ी बार आपका जो कैलकुलेशंस आप करते हो आप खुद के हिसाब से ही कर लेते हो, क्वेश्चन में जो पूछा है वो कुछ और ही होता है, तो उससे काफ़ी बार मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा एडवाइस यही है, क्योंकि आपके पास टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट करना है, तो पहले आप जो क्वेश्चंस कर पा रहे उनको ढंग से पढ़िए, क्योंकि आप जो कर पा रहे उसको ही आप ढंग से नहीं पढ़ के जल्दी पढ़ेंगे तो वही क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे, तो उसका आपको बहुत बार रिग्रेट भी होता है कि मुझे जो क्वेश्चन आता था वही मैंने गलत कर दिया। तो वैसा नहीं करना है आपको, जो क्वेश्चंस आता है उनको स्लोली स्लोली पढ़िए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए, और फिर जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन है उनको बाद के टाइम के लिए रखिए, क्योंकि एक साथ अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करने जाते हैं तो आपका माइंड उस क्वेश्चंस में लगा रहता है और वो आपको सोचने नहीं देता अगले क्वेश्चन के लिए कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या ट्राई करना चाहिए, और माइंड आगे काम नहीं करता है। तो आप उन क्वेश्चंस को भूल जाइए, जो क्वेश्चंस होते जा रहे उनको बनाते जाइए, और फिर जो सेकेंड राउंड है उसमें आपने जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस रखे उनको ट्राई करिए, और फिर लास्ट राउंड में रखिए कि जो आपसे एकदम ही समझ में नहीं आए उनको एक बार कर लीजिए। ओके, तो जो पेपर 1 और पेपर 2 में आपको गैप मिला जेईई एडवांस के एग्जाम के दिन, उस गैप को आपने कैसे यूटिलाइज किया, या मैं कहूँ उसमें आपने रेस्ट किया या रिविजन करना प्रेफर किया? मैंने तो गैप में पूरा रेस्ट किया, अपने माइंड को कूल किया, ठंडा किया, ताकि मैं सेकंड पेपर और भी अच्छे से दे पाऊँ। अगर आपका माइंड कूल है, काम है, तो आप सेकंड पेपर में और जल्दी से सोच पाएंगे, पकड़ पाएंगे। अगर आप रिवीजन करने बैठ जाएंगे तो आपका ऑलरेडी माइंड स्ट्रेस है, उसमें और स्ट्रेस आ जाएगा, तो आप सेकंड पेपर में वो आप ऐसी कुछ सिली मिस्टेक्स आपसे हो सकती है। तो इसलिए आपका माइंड को जितना ज़्यादा आप शांत रख सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। इसलिए मैं पूरा रेस्ट किया ब्रेक में, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। अच्छा मारूफ, जेईई मेन और जेईई एडवांस की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में मेजर डिफरेंस क्या होता है? लाइक क्या अप्रोच रहती है दोनों एग्जाम्स में? जेई मेंस में क्योंकि क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा है तो उसमें आपको थोड़ा स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उसमें टाइम कम मिलता है तो आप थोड़ा ज़्यादा फास्ट स्पीड में जाते हैं और उतना हर एक क्वेश्चन को कम कम टाइम देते हैं। पर क्योंकि जेई एडवांस में समय कम है तो आप हर एक क्वेश्चन को डेप्थ में अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जेई एडवांस में काफ़ी एक हिडन इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन के अंदर होते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जेई मेन में आपका जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी लेंथी भी हो जाता है, तो उन लेंथी क्वेश्चंस को करने के लिए आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है
उसको स्पीड को रखना अच्छा ज़रूरी है। पर जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट का अच्छा क्लैरिटी होना चाहिए। तो उसमें आपको स्पीड का जगह अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचना आना चाहिए। उन 3 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद ही आंसर करना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, अभी कमिंग बैक टू यू, अगर आप दोनों जेई नहीं चूज करते और इंजीनियर बनने का नहीं सोचते तो कौन सी फील्ड में जाना पसंद करते? वेब वीडियो गेम क्रिएटर या वेब डिज़ाइनर के प्लेटफॉर्म में जाना पसंद करता है। वंडरफुल। मसरूर, आपका भी सेम इंटरेस्ट है? नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना पसंद करता अगर मैं इंजीनियर नहीं बनता। ओह, दैट्स सो ग्रेट। अच्छा, जैसे बाकी सारे बच्चों को लगता है कि टॉपर्स कुछ नया करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो वो एवरेज स्टूडेंट होकर नहीं कर सकते, तो क्या आपको भी लगता है टॉपर स्टूडेंट में और एवरेज स्टूडेंट में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस है? और अगर है तो आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है वो? मेरे हिसाब से टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस यही है कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो अपने स्टडी आवर्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा। वो अपना जो स्टडी टाइम है वो कई बार सोशल मीडिया करके या फिर अपने दोस्तों से बात करके बर्बाद कर रहा है। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आप अपना जो स्टडी टाइम है, स्टडी टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करिए और जो भी डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रहिए। तो उससे कोई भी एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है। यस मारूफ, आप क्या बोलोगे? वही है कि एवरेज स्टूडेंट अगर थोड़ा और डिसिप्लिन्ड वे में अपने स्टडी रूटीन को बैलेंस करे और अच्छे से पढ़ाई करे, जो अपने जो डिस्ट्रैक्शन है उनको हटा ले, तो वो भी आराम से मेहनत करके सेम चीज़ पढ़ के भी वो टॉपर बन सकता है। वंडरफुल। अच्छा, लास्ट चीज़, जितने भी जेई एस्पिरेंट्स हैं या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको अगर आपको एक लाइन में अपनी जर्नी को एक्सप्रेस करना हो या कोई एक लाइन उनको बोलनी हो तो क्या बोलोगे आप दोनों? हार्ड वर्क, बिलीफ एंड डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स गोल। व्हाट अबाउट यू? मैं यह बोलना चाहूँगा कि जेई का जर्नी टफ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका जो रिजल्ट मिलता है वो इतना ही हैप्पी होता है और स्वीट होता है। तो एक बार पेन कर लीजिए अपने लाइफ में और बाद में सुख पाइए उसका। दैट्स सो ग्रेट। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आपने अपनी इनक्रेडिबल जर्नी हमारे साथ शेयर की और इतने सारे टिप्स और एडवाइजेस दिए सभी स्टूडेंट्स को, एंड आई एम सो श्योर इट विल डेफिनेटली हेल्प देम। Thank you so much again and many congratulations to you. Thank you. So students, I hope these tips and advices will help you at a greater extent in your JEE preparation. मिलते हैं नए स्टूडेंट्स एक नए इंस्पायरिंग जर्नी और नई सक्सेस स्टोरी के साथ। थैंक यू।